अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएन साइंस अकेडमी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले दोस्तों हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं डिफाइनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कि हम प्रॉब्लम को किस तरह उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। लेक्चर 2 में हमने देखा था कि हम किस तरह किसी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बनाते हैं, और आज लेक्चर 3 के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट इज़ दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम लिखते वक्त हमने टेक्स्ट का इस्तेमाल किया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। फ्लो चार्ट ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, ईजी टू रीड होता है एल्गोरिथम्स की बनस्बत। यूज़ डिफरेंट शेप्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स। जिस तरह एल्गोरिथम्स के अंदर हमने सिर्फ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 किया था, यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर हमने डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करना है। अगर हम इनपुट आउटपुट कर रहे हैं तो डिफरेंट शेप है, अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट शेप है, अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तब भी डिफरेंट शेप्स होती हैं हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर। डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट को देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम को हल करने के लिए। एल्गोरिथम टेक्सचुअल बेस होता है, बाज़ दफ़ा हम पढ़ने में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसको पढ़ के कई दफ़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन फ्लो चार्ट को हम पहली नज़र में देख कर ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जिस तरह एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस थे, इस तरह यहाँ फ्लो चार्ट में भी हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस हैं। इनपुट का पोर्शन है, प्रोसेसिंग होती है, डिसीजन होती है, आउटपुट होती है। आसान अल्फाज में एल्गोरिथम टेक्सचुअल बेस होता है, फ्लो चार्ट हमारे पास डायग्रामेटिक बेस होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है एल्गोरिथम्स की बनस्बत। फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला सिंबल होता है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन हमारे पास एरो होता है, वन साइडेड एरो, जो डिस्क्राइब करता है फ्लो प्रोग्राम को, जो डिस्क्राइब करता है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है और किस डायरेक्शन पे रन हो रहा है। दूसरा सिंबल है स्टार्ट एंड स्टॉप का। जिस तरह हमारे पास एल्गोरिथम के अंदर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 स्टार्ट एंड स्टॉप के थे, इसी तरह फ्लो चार्ट में हमारे पास स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है। यह हमें बताता है कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, और फिर हमें बताता है कि आपका प्रोग्राम रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है। तीसरा सिंबल है हमारे पास इनपुट और आउटपुट का। जिस तरह हम फ्लो चार्ट के अंदर लिख कर इनपुट लेते थे कि लेट द 3 नंबर्स ABC और गिवन 3 नंबर ABC, यहाँ पे हमने अगर इनपुट लेनी होगी तो हम इस तरह की शेप बनाएंगे, और अगर हमने आउटपुट डिस्प्ले करनी होगी, जिस तरह हम एल्गोरिथम में लिखते थे कि डिस्प्ले रिज़ल्ट, यहाँ पे हमने डिस्प्ले करने के लिए भी हमें इस तरह की शेप बनानी पड़ेगी। ये डाटा लेने के लिए भी और डाटा को शो करने के लिए भी हमारे पास पैरेललोग्राम इस्तेमाल होते हैं। डिस्क्राइब द डाटा गिवन इनपुट टू सिस्टम और टेकिंग आउटपुट फ्रॉम सिस्टम। तीसरी है हमारे पास प्रोसेस। जब भी हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हम किसी फार्मूला को फाइंड कर रहे हैं, जिस तरह हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब ये करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए हमने ऐसा रेक्टेंगल इस्तेमाल करना है। तो रेक्टेंगल हमारे पास ज़्यादातर प्रोसेसिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। फिर है हमारे पास डिसीजन। जब हमने डिसीजन लेना हो 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, डिसीजन का सिंबल हमने कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने चॉइस लेनी हो, जब हमारे पास 2 ऑप्शंस हो तो हम डिसीजन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास एक एग्जांपल में डिसीजन इस्तेमाल हो रहा है, आपको बड़ी आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। फ्लो लाइन इस्तेमाल होती है प्रोग्राम के फ्लो को बताने के लिए। हमारे पास ओवल शेप इस्तेमाल होती है स्टार्ट एंड स्टॉप इंडिकेट करने के लिए। पैरेललोग्राम इस्तेमाल होता है इनपुट आउटपुट लेने के लिए। प्रोसेसिंग का बॉक्स इस्तेमाल होता है किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग करने के लिए, और डायमंड इस्तेमाल होता है हमारे पास डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 2 मोर शेप्स हैं ऑन पेज। इसको हम कनेक्टर भी कहते हैं। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें किसी एक पॉइंट में जाके मिल रही हों तो हम कनेक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल के अंदर कनेक्टर भी आएगा, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। इसका दूसरा इस्तेमाल ये है कि ऑन पेज ऑफ पेज हो जाता है। जब हमारे पास प्रोग्राम लिखते वक्त, फ्लो चार्ट बनाते वक्त पेजेस ख़त्म हो जाएं और हमने एक नया पेज शुरू करना हो, पिछले पेज के सबसे एंड के ऊपर हम ऑन पेज का सिंबल लगा देते हैं, और दूसरे नए पेज के टॉप के ऊपर हम ऑफ पेज का सिंबल लगा देते हैं। इट इज़ यूज एट स्टार्ट ऑफ सेकेंड पेज टू मेक फ्लो ऑफ प्रोग्राम। उम्मीद है आपको सिंबल अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल होगी फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 नंबर, जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। दूसरी होगी फ्लो चार्ट टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। तीसरी होगी फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर। तो चौथी होगी फ्लो चार्ट टू इनपुट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यू एंड प्रिंट इट्स वॉल्यूम। ये सारी एग्जांपल्स हम एल्गोरिथम में भी कर चुके हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी कर चुके हैं।
पहले देख लेते हैं जी एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम में हमारे पास स्टेप 1 था स्टार्ट, लेट द 5 नंबर बी, 1 2 3 4 5 नंबर हमने लेट कर लिए। ए की 2 वैल्यू है, बी की 5 है, सी की 8 है, डी की 4 है, ई की 12 है, हमने लेट कर लिए। फिर हमने इनका सम फाइंड कर लिया, स्टेप 3 के अंदर इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, स्टेप 4 के अंदर एवरेज फाइंड कर लिया, स्टेप 5 में हमने इनको डिस्प्ले कर दिया और स्टेप 6 स्टॉप हो गया। जिस तरह एल्गोरिथम का यहाँ पर स्टेप 1 हमारे पास स्टार्ट है, फ्लो चार्ट का भी स्टेप 1 हमारे पास स्टार्ट है। जिसका एल्गोरिथम का यहाँ पर स्टेप 6 हमारे पास स्टॉप है, फ्लो चार्ट का भी एंड वाला हमारे पास स्टॉप है। एल्गोरिथम का यहाँ पर हमने लेट किए हैं 5 नंबर्स को, यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं 5 नंबर्स को। हमने यहाँ लेट कर लिया, यहाँ हमने लेट नहीं किया, लेट कर भी लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इनपुट का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है कि हम इस प्रोसेसिंग को ये इनपुट देंगे तो प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग को जो चीज़ प्रोसेस होने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम इनपुट कहते हैं, और प्रोसेस होने के बाद जो आंसर आते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। इसलिए हमने ये चीज़ इनपुट के बॉक्स में लिखी है क्योंकि ये रिक्वायर्ड थी प्रोसेसिंग के बॉक्स को अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए। जिस तरह हमने यहाँ पे आउटपुट किया है सम प्रोडक्ट एंड एवरेज, आउटपुट के लिए दोबारा हमने पैरेललोग्राम इस्तेमाल किया है, इसके थ्रू हमने रिजल्ट को शो कर दिया है। दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं, फ्लो चार्ट टू फाइंड एक्सटेंशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन मास एंड फ्लाइट फोर्स। सबसे पहले एल्गोरिथम स्टेप 1 है स्टार्ट, लेट द मास बी 50 एंड फोर्स बी 12। क्योंकि हमें एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, फोर्स और मास, हमने दोनों लेट कर ली। स्टेप 2 के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन को F/m के ज़रिए। स्टेप 3 के अंदर कैलकुलेट करने के बाद हमने एक्सेलरेशन आउटपुट कर दी और स्टेप 4 में स्टॉप कर दिया। फ्लो चार्ट में हमारे पास जो स्टेप 1 है उसमें हमारे पास स्टार्ट होगा हमेशा, स्टेप 4 के अंदर स्टॉप ही होगा। लेकिन हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला है फोर्स बाय मास, और हमें फोर्स भी चाहिए मास भी चाहिए, इसलिए हमने इनपुट कर ली फोर्स एंड मास, और प्रोसेसिंग के बाद हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। पहले हमने इनपुट की फोर्स एंड मास, फिर हमने एक्सेलरेशन में फोर्स एंड मास को पुट किया, यहाँ प्रोसेसिंग हुई, एक्सेलरेशन का आंसर आया और हमने वो आउटपुट में एक्सेलरेशन का आंसर शो कर दिया और इसको हमने स्टॉप कर दिया। ये हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर, हमने इसका एल्गोरिथम भी बनाया था। सबसे पहले इसका एल्गोरिथम देखते हैं। स्टार्ट, लेट द 3 नंबर्स बी A10 B12 B20 C30। हमने 3 नंबर्स ले लिए, अब हमने इनका लार्जर बड़ा फाइंड करना है। चेक इफ़ A इज़ लार्जर नंबर। स्टेप 2 के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि A दोनों में से बड़ा है। कैसे चेक होगा? इफ़ A ग्रेटर दैन B, अगर A B से ही बड़ा होगा एंड A इज़ ग्रेटर दैन C। अगर A एक टाइम पे B से ही बड़ा होगा और C से ही बड़ा होगा, इसका मतलब तीनों में से A हमारे पास बड़ा है, देन लार्जर इज़ A। गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 है हमारे पास आउटपुट लार्जर नंबर, क्योंकि अगर A B से ही बड़ा है C से ही बड़ा है तो हमें मज़ीद प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास लार्जर नंबर आ गया, इसलिए हम डायरेक्ट स्टेप 5 में जाकर इसको ऑपरेट कर देंगे। लेकिन अदरवाइज़ गो टू स्टेप 3। अगर A B से तो बड़ा है C से बड़ा नहीं है, या A C से तो बड़ा है B से बड़ा नहीं है, कोई इनमें से एक भी फॉल्स हो गई तो हमारे पास स्टेप 3 रन होगा, क्योंकि A इसका मतलब बड़ा नहीं है। बड़ा तब होगा जब वो दूसरे मुखालिफ दोनों से बड़ा होगा, अगर एक से बड़ा एक छोटा होगा तो वो बड़ा नहीं होगा। स्टेप 3 के अंदर हम चेक करेंगे इफ़ B इज़ लार्जर नंबर, क्योंकि अगर A नहीं होगा तो B और C में से हमारे पास दो ही चॉइसेस रह गई हैं, B होगी या C। कैसे चेक होगा जी? B इज़ ग्रेटर दैन A, B A से बड़ा होगा एंड B इज़ ग्रेटर दैन C, B C से ही बड़ा होगा। अगर B A से भी बड़ा है, B C से ही बड़ा है, इसका मतलब लार्जर नंबर हमारे पास क्या है? B है। अगर B हमारे पास A से बड़ा है, C से ही बड़ा है और वो लार्जर नंबर B है, तो हम स्टेप 5 में जाके इसको आउटपुट में शो कर देंगे। अगर B इनमें से किसी एक से भी छोटा है तो हम स्टेप 4 रन करेंगे। स्टेप 4 क्या है? लार्जर C। अगर यहाँ पे A भी बड़ा नहीं है, अगर यहाँ पे B भी बड़ा नहीं है, इसका मतलब C क्या है? अगर हम कहते हैं A बड़ा नहीं है, इसका मतलब B और C में से कोई बड़ा है। अगर हम कहते हैं B भी बड़ा नहीं है, B C से तो बड़ा है, B A से तो बड़ा है, C से छोटा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली C बड़ा होगा। अगर ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, तो C ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, इसलिए हम कह देंगे लार्जर इज C। आउटपुट कर देंगे लार्जर नंबर को। स्टेप 6 में हम इसको स्टॉप कर दें। अब इसको फ्लो चार्ट में देखें, हमने 3 अनइक्वल नंबर फाइंड करने थे, हमने स्टार्ट करने के बाद 3 नंबर्स इनपुट ले लिए। हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? जो हमने स्टेप 2 में चेक किया था, A बड़ा हो B से एंड A बड़ा हो C से। इफ़ यस A B से भी बड़ा है, A C से भी बड़ा है, तो हम आउटपुट कर देंगे A को। लार्जर हमारे पास क्या है? A है। कब होगा? जब B से भी बड़ा होगा और C से ही बड़ा होगा। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो आपकी डिसीजन फॉल्स हो जाएगी। अगर हमारे पास A B से ही बड़ा है, C से ही बड़ा है,
यस है, दोनों से बड़ा है, तो हमारे पास लार्जर ए आ जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हुई, ए बी से बड़ा ना हुआ या ए सी से बड़ा ना हुआ, तो ये फॉल्स हो जाएगी और हम नीचे आ जाएंगे, बी चेक करेंगे कि बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, जो हमने स्टेप 3 में चेक किया था। अगर बी एट अ टाइम ए से ही बड़ा हुआ और सी से भी बड़ा हुआ, दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई, तो हम आउटपुट में शो कर देंगे बी ए। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गई, बी ए से बड़ा ना हुआ या सी से बड़ा ना हुआ, तो हम नो पे आ जाएंगे और हमारे पास ऑटोमेटिकली सी क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे स्टेप 4 में यहाँ पर सी हमारे पास बड़ा था और हम इसको यहाँ पे, ये कनेक्टर है हमारे पास, क्योंकि तीनों आउटपुट हमारे पास जाके स्टॉप से मेरी थी, इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्टर लगा दिए, सारे आउटपुट्स को कनेक्टर्स में कनेक्ट कर दिए और कनेक्टर से एक आउटपुट हम स्टॉप पे लेके। फ्लो चार्ट टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब एंड प्रिंट इट्स वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, हम इसको एल्गोरिथम में पहले भी देख चुके हैं। इसको एल्गोरिथम में जी स्टार्ट होगा, हम एक साइड की लेंथ ले लेंगे, क्योंकि क्यूब की साइज चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम v इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाई एल, आउटपुट वॉल्यूम आ जाएगा, स्टॉप कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा, इनपुट लेंगे लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि हमें एक ही लेंथ चाहिए क्यूब की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। वो प्रोसेसिंग में वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा। एक बात याद रखेंगे, फार्मूलाज हमेशा आपके प्रोसेसिंग में आएंगे। प्रोसेसिंग में वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सारी चीज़ें हम लेंथ में लेते हैं, वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा हमारे प्रोसेसिंग में, आउटपुट में वॉल्यूम शो कर देंगे और लास्ट में हम इसको स्टॉप कर देंगे। जिस तरह एल्गोरिथम की इनिशियल स्टार्ट और आखिरी स्टॉप मस्ट है, इस तरह फ्लो चार्ट की भी स्टार्ट एंड स्टॉप मस्ट है, क्योंकि ये आपको इंडिकेट करती है कि आपकी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग रुक चुकी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। होपफुली दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रोग्राम समझ ना आया हो या कोई क्यूरी हो आपके जहन में, तो आप इस ईमेल एड्रेस के थ्रू या कमेंट सेक्शन जो वीडियो के नीचे होता है उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमारी जो कोर्स लिस्ट है उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह मैट्रिक की सी लैंग्वेज आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मज़ीद किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।